गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। यह सुनकर अच्छा लगा। आप लोगों ने वीडियोज को पूरा पूरा देखते हैं, जैसा कि आपका कमेंट्स आता है, इससे स्पष्ट होता है और बड़ी खुशी होती है कि किसी कार्य की सफलता दर्शकों की दृष्टा पर ही निर्भर करती है। और आप वीडियो को पूरा देखें, तभी उसकी जो अवधारणा है, उसकी जो कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर होगा। आज जो हम लोग शुरू करेंगे पुष्पी पौधों में, यानी पुष्प जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन क्या होता है, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, इसको समझेंगे और विज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है कि ऐसा समझना है कि जीवन में जब भी जरूरत पड़े उसका हम प्रयोग कर सके, उसका एक्सपेरिमेंट कर सके। तो आज का जो ये वीडियो है, शुरू करने के पहले हम पुनः आपको वो मोटिवेशनल लाइन सुनाना चाहते हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा लाती है, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा लाती है और आप पूरे ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं। तो दुष्यंत की पंक्ति मुझे याद आ रही है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग तो आग जलनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं या आप कोई भी काम तो करना पड़ेगा। हमें अंधेरे से उजाले की ओर जाने के लिए एक आशा रूपी, ज्ञान रूपी दीप तो जलानी ही होगी। आप करें या हम करें, किसी न किसी को करना पड़ेगा। तो सीधे सीधे हम आज की टॉपिक्स की ओर रुख करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन दैट मीन्स जनन की वह विधि इसमें दो लिंग, दो जनक भाग लेते हैं, मेल एंड फीमेल। तो हम लोग बात करें पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस इन विथ द हेल्प ऑफ फ्लावर्स। Sexual reproduction in angiosperms takes place with the help of flowers. The flowers enclose reproductive part of the plant. Therefore, flowers are the reproductive organ of the plants. In most flowering plants, male and female reproductive parts are present in the same flower. In most flowering plants, male and female reproductive parts are present in the same flower. Such flowers are called bisexual or monoecious or hermaphrodite flowers. Example, hibiscus P. तो यहाँ ये हो गया बाइसेक्सुअल को मोनेसियस और हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। देयर आर अदर फ्लावर्स, कुछ ऐसे ही पौधे हैं, इन विच आइदर मेल और फीमेल ऑर्गन इज प्रेजेंट एज इन पपाया, वाटरमेलन। दे आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल और डायोसियस फ्लावर्स। अब हमें हिंदी में जानना है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन के लिए पुष्पी पौधों यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में फूल या पुष्प ही वास्तविक जनन अंग है। पुष्प में ही जनन अंग उपस्थित होते हैं, पुष्प में ही जनन अंग उपस्थित होते हैं जो जनन क्रिया के लिए आवश्यक है।
अधिकांश पुष्पी पौधों के पुष्प में नर तथा मादा दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं। बोथ द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट सेम फ्लावर्स, जिसे द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल या इसे हम हर्माफ्रोडाइट या मोनोइसियस कहते हैं। जैसे गुड़हल, ये क्या है? गुड़हल ये द्विलिंगी पौधा है, इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स है। गुड़हल को हम बोलचाल की भाषा में ओरहुल भी कहते हैं, ओरहुल का फूल भी कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे? गुड़हल, हिबिस्कस चाइना रोज। और सरसों मस्टर्ड ये द्विलिंगी पौधे हैं, द्विलिंगी पुष्प है, इसमें नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं। कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें नर या मादा दोनों में से कोई एक, चाहे नर जननांग या मादा जननांग उपस्थित होते हैं, एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं। जैसे पपीता, तरबूजा, पपाया और वाटरमेलन में कोई एक मेल या फीमेल कोई एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, वे यूनिसेक्सुअल होते हैं। अतः पादप जननांगों को जानने के लिए इस एक सामान्य पुष्प की रचना को जानना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि फ्लावर्स आर द रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स, सो वी शुड स्टडी about a typical flowers, what are the parts of the flowers, what are the male and female reproductive parts of the flowers। इसलिए एक सामान्य पुष्प की संरचना का अध्ययन करना आवश्यक है। बच्चों, तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरह से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, एकलिंगी पुष्प क्या होते हैं, द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, इसे आप अपने नोटबुक में स्पष्ट शब्दों में सुंदर लिखावट के साथ इसे नोट कर लेंगे। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कहाँ होता है? तो हम लोगों ने देखा कि फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट्स। तो इसी पुष्प में, फूल में जो है जनन अंग होते हैं। इसके लिए एक पुष्प की जो संरचना है उसे हमें जानना आवश्यक है। तो ये क्या है? एक पुष्प है और पुष्प के जो ये भाग है यानी पुष्प प्रायः इस भाग से, जिसको हम डंठल बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, और इसी के द्वारा यह जुड़ा रहता है स्टेम से, तना से। तो तना से ये स्टॉक के द्वारा फ्लावर जुड़ा होता है, जिसे हम हिंदी में इसे क्या कहते हैं? इसको डंठल बोलते हैं, जिसको हम पकड़े हुए हैं। ये क्या है? ये डंठल है, ये डंठल है और इंग्लिश में इसे पेडिसेल कहते हैं। इसके बाद ये डंठल का अगला भाग, एक भाग इसका ये तना से होता है जुड़ा हुआ, और दूसरा भाग जो फूला हुआ होता है ये इसको पुष्पासन या थैलेमस बोलते हैं। और पुष्प का जो फ्लोरल पार्ट है इसी के ऊपर, इसी पुष्पासन के ऊपर, इस मोटे हुए फूले हुए भाग पर ये चारों भाग जो पुष्प के स्थित होते हैं। तो इस तरह से पुष्प के जो है ये 4 भाग होते हैं, पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला भाग ये आउटर मोस्ट पार्ट है, जिसको हम कैलिक्स या बाह्य दल पुंज कहते हैं। ये वाला भाग, ये जो हरे रंग का भाग है, ये नीचे ये इसका कैलिक्स है, बाह्य दल पुंज है। इसके बाद जो दूसरा चक्र आता है, कैलिक्स का काम क्या है? तो कैलिक्स जो है जब ये बर्ड स्टेज में होता है, ये इस तरह के ये स्टेज जो बर्ड स्टेज है, कली की अवस्था में, तो
कली की अवस्था में यह इसके तीनों चक्र को सुरक्षित रखता है। ये कोरोला को सुरक्षित रहता है और रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेन है गाइनोशियम और एंड्रोशियम, इसको यह सुरक्षित करता है या इसको कली को के रूप में यह प्रोटेक्शन देता है। तो ये जो बाहर में ये जो है यही कैलिक्स है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है कोरोला, और कोरोला जो है यह इसका रंगीन जो पार्ट होता है पुष्प का, जो कलर्ड भाग होता है, जिससे कारण इस पुष्प को हम पीला समझते हैं, इसको हम लाल दिख रहे हैं, कोई फूल बैगनी होता है, कोई पर्पल कलर होता है, तो इस तरह से वायलेट कलर होता है। तो ये कलर्ड जो है पिंक कलर होता है। ये जो हम कलर्ड का जो कलर्ड पार्ट देखते हैं वो क्या होता है, कोरोला होता है, और जिसे हिंदी में दलपुंज कहते हैं। और ये रंगीन बाग कीटों को आकर्षित करता है, जिससे पुष्प में पॉलिनेशन यानी परागण की क्रिया होती है। इसके साथ ही ये कोरोला जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको भी यह सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद पुष्प में जो दो जनन अंग होते हैं जिसका नाम है एंड्रोशियम यानी पुमंग, जो स्टामेंस से बने होते हैं। ये स्टामेंस यानी पुंकेसर, तो ये पौधा है, ये हिबिस्कस फ्लावर है या चाइना रोज है, गुड़हल का पौधा है, अड़हुल का पौधा है। इसमें ये जो डंठल है ये मादा जनन अंग है, और इस पर जो ये छोटे छोटे कंस जो है ये जो है इस तरह से ये और ये क्या है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसका एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम स्टामेंस से बना होता है। स्टामेंस यूनिट है एंड्रोशियम का, तो बहुत से स्टामेंस मिलकर और उसको कलेक्टिव रूप में हम एंड्रोशियम कहते हैं। तो और इसके बाद जो है अंतिम जो इसका मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो एंड्रोशियम जो है नर जनन अंग है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। और अंत में जायांग जिसको गायनोशियम कहते हैं, और जायांग जो है तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हुआ पुंकेसर स्टामेंस हुआ, और स्टामेंस के भी दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट यानी तंतु, एंथर माने पराग कोश। तो पराग कोश और एंथर इसके अगर हम तोड़ करके देखेंगे तो इस तरह से इसमें जो ऊपर में एक थैलस स्ट्रक्चर है एंथर है, और जो फिलामेंट्स है वो पतली नीचे है। और गाइनोशियम जो जायांग है मादा जनन अंग है। इस मादा जनन अंग में क्या है, इसके तीन भाग होते हैं, एस्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। एस्टिग्मा जो आउटर मोस्ट पार्ट है, बीच में स्टाइल है और नीचे स्वेलन पार्ट है। इसको अभी हम चीर करके देखेंगे। तो हम इसे अंग्रेजी में इसे कैसे जानेंगे, कौन कौन तो ए फ्लावर generally bears a long or short axis. This axis has two parts, the stalk, which are known as pedicels, and other swollen part is called thalamus or receptacles. That means a flower is attached with a filamentous structure that is called pedicels, and pedicels are attached with swollen part is thalamus or receptacles. A typical flower consists of 4 sets of floral parts. Floral parts, it is also called whorls. So there are 4 floral parts. First, calyx, outermost part, बाह्य दलपुंज. Calyx is the outermost whorl of flower. It is form of leaf-like parts called sepals. Sepals. Their function is to protect the flower in bud stage or condition. Bud stage and condition की स्थिति में ये कैलिक्स उसको प्रोटेक्शन देता है. Other parts, कोरोला, दलपुंज या पंखुड़ी. Corolla is next inner whorl form of colors petals. पेटल्स से बने होते हैं, ये पेटल्स है. ये क्या है, इसके पेटल्स है, ये सभी पेटल्स से बने होते हैं कोरोला.
most attractive part of the flower, colored part of the flowers. They are found in various colors. Their bright color serves to attract insects, thus help in pollination. It protects the reproductive world in the bud stage. थर्ड पार्ट ऑफ द एंड्रोसियम. इस तरह से कैलिक्स एंड क्रोला आर ज्वाइंटली कॉल्ड एसेसरी ऑर्गेन्स. एसेसरी ऑर्गेन्स ऑफ द फ्लावर. यह सहायक ग्रंथ अंग है. दीज आर नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस. ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट इट इज ए पार्ट ऑफ द फ्लावर, सो इट इज कॉल्ड accessory organs of the flower. Third one is androecium, pumang. Androecium is the male reproductive wall of the flower. It is a male part. Androecium is the male part. It is formed of stamens, punctator. It consists of a filament and an anther. Anther bears 4 pollen sacs. Pollen grains, which are the male gamete of plants, are produced into anther. और इसमें इस एंड्रोसियम के स्टामेंस में 2 भाग होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट. और एंथर में ही पोलन ग्रेन्स बनते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द प्लांट्स होते हैं. इसके बाद लास्टली गाइनोसियम, जायांग. गाइनोसियम इज द मेड ऑफ कार्पेल्स or pistils. Pistils is the unit of the gynoecium. So it is the female reproductive wall of the flower. It forms 1 or more carpels. जिस तरह से एंड्रोसियम स्टैमेंस के बने थे, उसी तरह से गाइनोसियम कार्पेल्स के बने होते हैं. एक कार्पेल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. कार्पेल 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, these are the 3 parts of the carpel. Stigma is the upper terminal of the carpel. Style is the middle part of the carpel, and ovary is swollen and lower part of the carpel. That means these are the main part, 4 sets of floral parts of the flower. Androecium and gynoecium is called essential organ. Calyx and corolla are called accessory organs, but androecium and gynoecium are called essential organs of the flower. तो एंड्रोसियम जो मेल है, जिससे पोलन ग्रेन जो मेल गैमिट है, और गाइनोसियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसके यूनिट कार्पेल्स होते हैं, और इससे ओवम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के रूप में बनता है. अब हम लोग फ्लावर, एक टिपिकल फ्लावर्स का जो है बोर्ड में यह पूछा जाता है कि ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ ए फ्लावर. तो एक पुष्पीय चित्र बनाकर उनके विभिन्न भागों को दर्शाएं, और ये 5 नंबर के क्वेश्चंस में होते हैं. तो हम एक पुष्प बनाएंगे और उसके विभिन्न भागों को देखेंगे. बच्चों, आप इस पुष्प के जो डिफरेंट भाग है, इसको आप अपने नोटबुक में बिल्कुल साफ साफ और स्पष्ट तरीके से नोट कर लेंगे. एक पुष्प के भिन्न भागों का एक नामांकित चित्र, और आप अपने आसपास में भी देखते होंगे कि आसपास में पुष्प लगे होते हैं. आप कभी कभी नटखटपन में उसे तोड़ भी लेते होंगे इस तरह से. तो तोड़ने के बाद आप उसको देखें. एज ए बायो स्टूडेंट, जीव विज्ञान के जिज्ञासु छात्र होने के नाते, जब आप किसी फूल को तोड़ते हैं तो फिर फूल के विभिन्न भागों का अवलोकन करें, और उससे जो जुड़ी जानकारियां हैं उसे इकट्ठा करें, प्राप्त करें. तो ये एक पुष्प है, एक टिपिकल फ्लावर है, एक कंप्लीट फ्लावर है. इसमें ये
जो स्टेम से जुड़ा हुआ पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, और इसमें भी ये पार्ट है, ये दोनों स्टेम से जुड़ा होता है, इसे पेडिसेल्स बोलते हैं या पुष्प वृंत बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत। इसका अगला भाग जो पुष्प से जुड़ा होता है, स्वैलन फूला हुआ होता है, जहां पुष्प बैठा होता है, जहां पुष्प आसीन होता है, उसको थैलेमस या पुष्पासन कहते हैं। इसके बाद पुष्प के 4 चक्र होते हैं। सबसे बाहरी जो कैलिक्स, ये वाला भाग, ये जिसे हम इस तरह से अगर निकाले तो ये निकल रहा है, ये कैलिक्स है। क्या है? ये कैलिक्स है, ये कैलिक्स है, ये इसमें बाहरी कवरिंग है, ये कैलिक्स है, ये कैलिक्स है। तो इस तरह से ये कैलिक्स, हमने इसके कैलिक्स को मैंने हटा दिया। कैलिक्स प्रायः ग्रीन कलर के होते हैं। कैलिक्स के बाद जो दूसरा कलर्ड भाग है जिसे पंखुड़ी कहते हैं, कोरोला है। कोरोला क्या है? ये है, और कोरोला बने होते हैं पेटल्स के, और ये रंगीन भाग है। ये कोरोला के क्या है? ये पेटल्स है, ये पेटल्स है, ये क्या है? पेटल्स है। तो इस तरह से ये कोरोला का जो रंगीन भाग है, पंखुड़ी है, जो खूबसूरत पार्ट है, इसको मैंने इसे हटा दिया। चलिए, तो इसमें से इसको मैंने हटा दिया। अब इसके बाद स्टैमेन, जो स्टिग्मा पर लगे हुए काफी संख्या में है स्टैमेन, और जिसके 2 भाग होते हैं, एक एंथर कनेक्टिव और फिलामेंट। मेनली एंथर कनेक्टिव, लेकिन बीच में एंथर और फिलामेंट कनेक्टिव भी कहते हैं। ये अगर इस पे बहुत छोटी छोटी रचना में है, अगर इस तरह से इसको तोड़े तो तोड़ करके ये सबसे अगला भाग जो स्वेलन पार्ट है, इसको हम पराग कोश कहते हैं, एंथर कहते हैं। उसके बाद कनेक्टिव और फिलामेंट स्पष्ट पतली, अगर आप इसको तोड़ेंगे, आप अगर आसपास में गुड़हल के फूल को तोड़ेंगे तो स्पष्ट उसको आप दिख सकते हैं। तो ये मेल पार्ट है, एंथर, फिलामेंट, स्टामेन। और फीमेल पार्ट जो ये मेन बीच में है, इसके स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी इसके पार्ट है। तो हम अगर इस पुष्प में देखें तो इसमें से हम टोटल जो है सबसे पहले हटा देते हैं इसमें से स्टैमेन को हमने हटा दिया। ये छोटे छोटे बहुत की संख्या में गुड़हल में स्टैमेन है, और इस तरह से मैंने स्टैमेन को हटा दिया। अब इस फूल का, क्योंकि ये हिबिस्कस चाइना रोज बाइसेक्सुअल प्लांट है, इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट थे एक साथ, तभी मैंने मेल जो स्टैमेन है इसको मैंने हटा दिया। अब इसमें बच गया ये फीमेल पार्ट। अब इस फीमेल पार्ट में का जो आउटर मोस्ट पार्ट है, स्टिग्मा है, ये इसका स्टाइल है, और ये इसमें ओवरी है। इसे भी हम चाहेंगे तो इसको हटा सकते हैं। इस तरह से हटा रहे हैं, ये हटा लेते हैं, ये हटा रहे हैं, और इस तरह से हटाने के बाद जो है ये इसका जो पार्ट बच गया, ये जो है नीचे इसका स्वेलन जो पार्ट है, ये ओवरी है यहाँ, और ओवरी, ये ओवरी दिख रहा है, और ओवरी के नीचे भी इसमें क्या है? ओव्यूल सेट होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इसको बड़ी पोस्टमार्टम करके हमने देखा कि ये जो फ्लावर्स हैं, इस फ्लावर के ये इसके ओव्यूल्स हैं, और ये यहाँ पुष्पासन पे आसीन है। तो इस तरह से हमने जो पुष्प के 4 भागों को स्पष्ट बड़ी बारीकी से, पेडिसिल्स, थैलेमस, और ये जो इसका पार्ट था, ये इसके पार्ट थे, कैलिक्स के बाद ये कलर्ड पार्ट, ये इसका कोरोला था, ये कोरोला है, और ये कोरोला ही हम पुष्प का देखते हैं तो ये खूबसूरत लगता है, और कोरोला के कारण ही पोलिनेशन होता है, इंसेक्ट इससे आकर्षित होता है। और ये हिबिस्कस जो है, चाइना रोज जो है, ये गुड़हल, ये द्विलिंगी पौधा है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, नर जननांग और मादा जनन दोनों एक ही होते हैं, इसलिए बाइसेक्सुअल प्लांट्स है, फ्लावर है। और हमने इसके विभिन्न पार्ट को बड़ी बारीकी से देखा। तो इस तरह से यहाँ ये इसको अलग करके हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टामेन, एंथर इस तरह से
4 चेम्बर जो होते हैं और पोलन सैक्स है और पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं और इस तरह से ये स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल है जिसमें ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ओव्यूल है और थैलेमस है। तो ये बोर्ड में प्रश्न भी आता है कि एक प्रारूपी पुष्प का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों को दर्शाएं। ड्रॉ ए टिपिकल फ्लावर एंड लेबल देम। और ये बड़े दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, इसलिए एक पुष्प का तो ये बच्चों आप बनाने का अभ्यास करेंगे। इस तरह से कंप्लीट फ्लावर है, चाइना रोज का है ये, और इसमें सभी पार्ट अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखते हैं और आप भी आस पड़ोस में जब फूल देखते हैं तो आप इस पार्ट का अवलोकन अवश्य करें, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरे सीने में हो चाहे तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग तो आग जलनी चाहिए। तो हम कहीं भी रहें, हमें जो जिज्ञासा है, हमें जो उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है, उसको हमें बुझने नहीं देना है और उसी के सहारे हमें नए नए ज्ञान और समझ को विकसित करना है। इस तस्वीर को आप बढ़िया से साफ, नीट एंड क्लीन, क्योंकि बायोलॉजी में पिक्चर का बहुत महत्वपूर्ण होता है। पिक्चर जब अच्छे होते हैं तो अच्छे मार्क्स लाने में सहायक होते हैं। तो इस पिक्चर को आप बना लें। Now we will discuss the process of reproduction and seed formation in plants. How will the seed formation takes place in the plants and the process of reproduction completed? तो अभी हम लोगों ने देखा कि 4 फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम एंड गाइनेशियम। एंड्रोसियम नर भाग है, उमंग जिसे कहते हैं, जिसका स्टैमेन होता है इसका यूनिट, और गाइनोसियम जो मादा भाग है, कार्पेल। इसके बाद क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन को हिंदी में बोलते हैं परागन। परागन है क्या? तो परागन जो है वो पौधों के पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का उसी पुष्प या उस जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया ही परागन कहलाती है। दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है? यानी अगर यह कोई प्लांट है और इससे इस पोलन ग्रेन का किसी दूसरे प्लांट्स के स्टिग्मा पर या इसी प्लांट के स्टिग्मा पर, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम पोलन सैक to the anther, from anther to the stigma of same plant or the stigma of other flower of same plant is called pollination. तो pollination में हमने देखा the process of transfer of pollen grains from anther to the stigma is called pollination. It is of 2 types. तो पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया क्या हो गया? पॉलिनेशन। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का हिंदी होता है स्वपरागन और क्रॉस पॉलिनेशन का होता है पर परागन। स्वपरागन क्या है? तो कह रहा है कि जब एक ही पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हो तो इसे स्वपरागन, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। It is
द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि स्वपरागन खुद जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुष्प, जैसे ये एक पौधा हम मान लें, और तो इसमें अगर इस पुष्प के इसी पर, अगर इसी वर्तिकाग्र पर इस पर पोलन ग्रेन्स आता है या इसी पौधे के अन्य पुष्प पे आता है तो उसे स्वपरागन कहते हैं। यानी स्वपरागन स्पष्ट हो गया कि जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प पर, ये अगर एक पुष्प है, ये अगर मान लीजिए कि एक पुष्प है, तो अगर इससे इसी पे आ रहा हो या फिर दूसरा पुष्प हो उस पे आ रहा हो तो उसे हम स्वपरागन कहते हैं। और स्वपरागन जो है ये सूरजमुखी में, ये सब में देखने को मिलता है। एक और चीज कहा गया है, स्वपरागन में देखा गया है कि जब ये पौधे हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है द्विलिंगी होते हैं, तो उसमें नर और मादा दोनों जनन अंग उसके पास होते हैं, तो उसी का पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में पहुंचते हैं लेकिन ऐसा देखा गया है कि द्विलिंगी पौधा होते हुए भी प्रायः पर परागन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, सॉरी। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्यों? क्योंकि एट ए टाइम, एक ही समय में पोलन ग्रेन्स और ओवम यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर नहीं होते हैं। तो पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन के लिए आवश्यक है कि दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल एंड फीमेल मैच्योर हो, तो दोनों एक साथ मैच्योर नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल होते हुए भी उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता था। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है क्या? पर परागन। पर परागन तो जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प परागकण पे पहुंचते हैं, यानी एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं, तो इसे हम पर परागन कहते हैं। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ another flower of another plant. Another flower of the another plant is called cross fertilization. That means transfer of pollen grains from anther to the stigma of another flower of the another plant. तो जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचते, स्टिग्मा पहुंचते, तो उसे पर परागन कहते हैं। तो स्वपरागन हमने देखा केवल उभयलिंगी या हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल प्लांट्स में होते हैं, फ्लावर्स में होते हैं, लेकिन पर परागन जो है वह प्रायः सबों में होते हैं, क्योंकि अधिकांश में होते हैं, क्योंकि एक साथ दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर नहीं होते हैं। पर परागन के लिए कुछ बाहरी एजेंट्स कारक की जरूरत होता है, क्योंकि एक पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प पे पहुंचना है, और ये बाहरी एजेंट क्या हो सकते हैं? कीट हो सकते हैं, कीट हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, पानी हो सकता है, हवा हो सकते हैं, या हैंड पिकिंग, हाथ द्वारा भी हो सकता है, यानी मनुष्य हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये एक्सटर्नल एजेंट्स हो सकते हैं जो परागकणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचाने का काम करते हैं। तो पर परागन में जो बाहरी कारक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं वे होते हैं कीट,
पक्षी, चमगादड़, मनुष्य, वायु और जल। इस तरह से पर परागण के लिए पुष्पों में कुछ विशेष अवस्थाएं होती है जिसमें उनमें पर परागण संभव हो पाता है। परागण की क्रिया हमने समझ लिया कि पुष्प से में क्या हुआ, परागकण का वर्तिकाग्र। इसके बाद हम लोग देखेंगे निषेचन। निषेचन निषेचन को अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन के बाद का स्टेज है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। निषेचन यानी पॉलिनेशन के बाद। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन तो हमने देखा कि पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद निषेचन की क्रिया होती है। When the pollen grains transfers on the stigma, then fertilization starts. That means fusion of the male and female gametes is called fertilization. फर्टिलाइजेशन क्या है? तो फ्यूजन है। किसका? तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes is called fertilization. हिंदी में अगर आपसे पूछा जाता है कि निषेचन क्या है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। नर तथा मादा युग्मक के संलयन या संयोजन की क्रिया निषेचन कहलाती है। तो इस तरह से अब ये क्रिया परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंचने के बाद वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा की सतह पर पोषक पदार्थ अवशोषित करके वृद्धि करते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? स्टिग्मा पर जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, उसको इनटेक करते हैं और इनटेक करने के बाद उसमें अपना वृद्धि करते हैं। स्टिग्मा द्वारा स्रावित कुछ केमिकल्स रसायन के प्रभाव से सर्वप्रथम परागकण से एक नली निकलती है। पोलन ग्रेन से एक ट्यूब निकलता है जिसे पोलन ट्यूब या पराग नलिका कहते हैं। और ये पोलन ट्यूब जो है कि एक सिरे पर विशेष प्रकार का एंजाइम निकलता है जो स्टिग्मा वर्तिकाग्र के सतह को गला देता है और ये जो ट्यूब है आसानी से बढ़कर वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड की ओर प्रवेश करता है। इसे हम एक पिक्चर के द्वारा स्पष्ट करेंगे। तो इस फिगर को देखिए, ये फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। पोलिनेशन के द्वारा हमने देखा कि इस तरह से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स आ गए। यहाँ एक केमिकल्स के द्वारा ये इसकी दीवार फटती है और स्टिग्मा पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको पोलन ग्रेन लेकर के अपने वृद्धि करते हैं और इसके बाद एक पोलन ट्यूब का निर्माण करते हैं। ये पोलन ट्यूब है और इस तरह से इस पोलन ट्यूब से होते हुए यहाँ आकर के ये जो प्लांट्स मेल गैमिट है वो यहाँ ओव्यूल में यहाँ एक सेल के पास आते हैं और एक सेल के पास आने के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या है? वो एम्ब्रायो में बदलता है। किसमें? भ्रूण में बदलता है और भ्रूण में विकसित हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि निषेचन के उपरांत आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो है ओवरी चेंज इनटू फ्रूट, ओवरी चेंज इनटू फ्रूट यानी अंडाशय जो है फल में परिणत हो जाते हैं, जबकि ओव्यूल
चेंज इनटू सीड, ओव्यूल चेंज इनटू सीड। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी change into convert into fruit and ovule change into seed। तो इस तरह से यह प्रश्न भी पूछता है कि पुष्प के कौन से भाग फल में परिणत होते हैं। Which part of the flowers are convert into a fruit? Answer will be ovary। ओवरी फ्रूट में, फल में बदलते हैं। फल किसी से बनते हैं? ओवरी से बनते हैं। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर कन्वर्ट इनटू सीड? आंसर विल बी ओव्यूल। बीजांड बीज में परिणत होते हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया के दौरान पुष्प का जो अन्य भाग, हम जहाँ तक कैलिक्स की बात, कोरोला की बात करते हैं, तो ये सभी क्या है? नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ तक कि जो जब ये फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है तो कैलिक्स, कोरोला, स्टिग्मा, ये सब क्या होता है? स्टाइल नष्ट हो जाते हैं। और जब बीज को अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो इसके भीतर से भ्रूण विकसित होकर और नए पौधे का निर्माण करते हैं। बीज से नवोद्भिद के विकसित होने की क्रिया को जर्मिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकुरन कहते हैं। आप घर पे देखते होंगे मूंग या चने को रात भर फूलने के लिए जब छोड़ देते हैं और उसके बाद उसको गीले कपड़े में बांधकर 2-3 दिनों तक हम जब छोड़ देते हैं तो देखते हैं कि चने के बीज के नीचे से मूलांकुर और ऊपर से परांकुर, मूलांकुर से जड़ बनता है और परांकुर से तना बनता है, निकल रहे हैं। और बीज पत्र में जो खाद्य पदार्थ जमा होते हैं वो अंकुरित भ्रूण का पोषण करते हैं, अंकुरित भ्रूण का पोषण। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भ्रूण के अंदर जो है, बीज के अंदर एक जीवित रूप में है और जब अनुकूल वातावरण आता है तो वह जर्मेट करता है। ऐसा कि घर में आप अंकुरित अनाज करते हैं, खाते हैं। अब कभी कभी यह पूछता है कि व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन? स्वपरागन और परपरागन में क्या अंतर है? स्वपरागन occurs within a flower or between two flowers of same plants। एक ही पुष्प या एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच होता है। और इन अदर वर्ड क्रॉस पॉलिनेशन occurs between the flowers of two different plants। टू डिफरेंट प्लांट्स के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में, स्वपरागन में, there is no need of external agent। बाह्य कारक की जरूरत नहीं होती है। बट इन external agent are required to the cross pollination। चाहे विंड हो, एयर हो, वाटर हो, ह्यूमन बींग्स हो, इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, ये जरूरत होते हैं। जहां तक मेल एंड फीमेल बोथ पार्ट इन ए सिंगल फ्लावर होते हैं, किसमें? सेल्फ पॉलिनेशन में। उस पुष्प में नर और मादा दोनों जननांग होते हैं। जबकि परपरागन में क्या होता है कि एंथर्स एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, और ये कोई एक होते हैं, मेल या फीमेल होते भी हैं तो इसमें एक बार मैच्योर नहीं होते हैं। इसके अलावा इस तरह से फ्लावर्स आर नॉट प्रोड्यूस सेंट और नेक्टर, इसमें नेक्टर का प्रोड्यूस नहीं होता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में नेक्टर का निर्माण होता है। इस प्रकार सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागन और परपरागन में अंतर आप समझ गए होंगे। तो आज के इस
लेक्चर्स में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स स्पेशली इन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, पुष्पीय पौधे के अंदर लैंगिक जनन को देखा कि किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है। पुष्प ही पौधे का जनन भाग है, तो पुष्प के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं और किस तरह से एंड्रोएशियम और गाइनेशियम इसेंशियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जबकि कैलिक्स और कोरोरा जो है एसेसरी ऑर्गन्स है। इसके बाद पॉलिनेशन किस प्रकार होता है, परागण क्या है, किस प्रकार होता है, सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन परपरागण क्या होता है, और अंत में फर्टिलाइजेशन यानी परपरागण, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया क्या होता है। इसके बाद किस तरह से फल ओवरी जो है फल के रूप में परिणत होता है, ओवरी चेंज इनटू फ्रूट्स, और ओव्यूल यानी बीजांड चेंज इनटू सीड्स बीज के रूप में परिणत होता है। तो आपने आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखा। अगले वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड स्पेशली इन ह्यूमन बींग्स देखेंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियो को देखें। वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार कई बार देखें, लेकिन स्पष्ट रूप से पूरे वीडियो को देखें और समझें। अगर कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ ही अब तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे और लाल बटन को दबा देंगे, लाइक भी कर देंगे, और अपने दोस्तों, परिजनों और अपनों के बीच जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनको बायोलॉजी से सरोकार है, बायोलॉजी की ज़रूरत है, उन तक आप शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।